नमस्कार साथियों, ह्यूमन एंड करंट अफेयर्स वीडियो क्विज में आपका स्वागत है। वीडियो क्विज में हम आपको रोज़ 15 क्वेश्चंस उपलब्ध करवाएंगे और ये सभी जो क्वेश्चन हैं बुद्धा हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, जनसत्ता व इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया इन समाचार पत्रों से बने होंगे। और ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ उनका एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए क्या है कि काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से देखें और उसके साथ साथ में जो उसकी व्याख्या दी जा रही है उसको भी भली भांति देखते हुए चलें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर पैट कमिंस IPL के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। कथन नंबर 2, इससे पहले वर्ष 2017 में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके थे। कथन नंबर 3, पैट कमिंस को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। उपरोक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 व 3 सही हैं, केवल 1 व 2 सही हैं, सभी 1, 2 व 3 सही हैं, या नंबर 4 कोई भी कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, केवल कथन 1 व 2 सही हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर पैट कमिंस IPL के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं तथा IPL के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। IPL के 13वें संस्करण में कोलकाता नाइट राइडर्स, टीम का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने पैट कमिंस को 15.5 करोड़ रुपए, 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब यहाँ पर देख लीजिए IPL का संस्करण कौन सा है? 13वां। टीम का नाम क्या है? कोलकाता नाइट राइडर्स। खिलाड़ी का नाम क्या है? पैट कमिंस। और ये कितने में खरीदे गए हैं? 15.5 करोड़ रुपए में। तो हो सकता है कि इसमें से किसी कोई भी चीज़ आपसे पूछ ली जाए, तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि 13वां संस्करण है, टीम का नाम कोलकाता नाइट राइडर्स है, खिलाड़ी का नाम पैट कमिंस है, और 15.5 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा गया है और ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं। ठीक है। और इससे पहले वर्ष 2017 में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में 14.5 करोड़ रुपए में बिके थे। तो मतलब जो दूसरे, अब जो विदेशी अगर दूसरे नंबर पर हैं तो वो हैं बेन स्टोक्स। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वाहनों के लिए कल पुर्जे बनाने वाली कंपनी टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स ने इलेक्ट्रिक कार के लिए बैटरी पैक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश की कंपनी से समझौता किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तरी कोरिया, दूसरा ऑप्शन है रूस, और तीसरा ऑप्शन है सिंगापुर, और चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है चीन। अब हाल ही में वाहनों के लिए कल पुर्जे बनाने वाली कंपनी टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स ने इलेक्ट्रिक कार के लिए बैटरी पैक बनाने के लिए चीन की कंपनी गाओजुआन हाईटेक से समझौता किया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स ने और इलेक्ट्रिक कार के लिए बैटरी पैक बनाने के लिए किया है। बैटरी पैक बनाने के लिए चीन की कंपनी है गाओजुआन, इसका नाम है, ये इसका लोगो है और ये टाटा का लोगो है। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे ने नई पीढ़ी की रेलगाड़ी को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ गठबंधन का प्रस्ताव किया है? ऑप्शन है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, बर्मिंघम विश्वविद्यालय या ओकावा विश्वविद्यालय। तो देखिए इसका जो उत्तर है, सही उत्तर है वो है बर्मिंघम विश्वविद्यालय। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के सैन्य प्रमुख, मतलब यहाँ है पूर्व, ब्रैकेट में पूर्व है तो इसका मतलब है कि पूर्व सैन्य प्रमुख की बात हो रही है यहाँ पर, को वहाँ की स्थानीय अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है? इसके ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, नंबर 2 सीरिया, नंबर 3 जॉर्डन और नंबर 4 पाकिस्तान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान के जो पूर्व तानाशाह जनरल हैं परवेज़ मुशर्रफ, उन्हें वहाँ की स्थानीय अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। और किस जुर्म में फांसी की सज़ा सुनाई है? वो है मुशर्रफ पर संविधान को निष्प्रभावी करने और पाकिस्तान में नवंबर 2007 में संविधानेतर आपातकाल, मतलब संविधान से ऊपर उठकर आपातकाल लगाने का आरोप था, इसलिए इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई है पाकिस्तान की स्थानीय अदालत ने।
और जो परवेज़ मुशर्रफ हैं वो वर्ष 2016 से रह रहे हैं दुबई में, मतलब ये पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, ये रह रहे हैं दुबई में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों, कौन से वाहन हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में तेज़ी दिखाते हुए निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन पर निर्भरता कम करने का संकल्प लिया जा रहा है। तो यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में तेज़ी है और किस प्रकार के ईंधन की निर्भरता कम करने का संकल्प लिया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है बायो ईंधन, दूसरा सौर ईंधन, तीसरा है जीवाश्म ईंधन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन। देखिए प्रदूषण बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और जीवाश्म ईंधन की वजह से बढ़ रहा है। इसलिए क्या है कि अब जो नई पीढ़ी के वाहन बनाए जा रहे हैं उसमें कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भरता ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में तेज़ी आ रही है पहले की अपेक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, हाल ही में जारी किए गए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे हम IRDA बोलते हैं शॉर्ट में, के आंकड़ों के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2018 और 19 में 36% थी। अब कथन नंबर 2, जबकि वर्ष 2017-18 में महिलाओं की हिस्सेदारी 32% रही। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी उपयोगी रहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है केवल कथन 1 सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल कथन 2 सही हैं और तीसरा ऑप्शन है केवल कथन 1 या 2 सही हैं और चौथा है कोई भी कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। अब देखिए हाल ही में जारी किए गए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के आंकड़ों के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 में 36% थी, जबकि महिलाओं की आबादी का 48% है। जबकि महिलाओं की आबादी का 48%, मतलब यदि 100 महिलाएं हैं, अगर 100 महिलाएं हैं तो उसमें से 48 महिलाओं ने जीवन बीमा पॉलिसी ली है। अब यहाँ पर निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का अनुपात 52% है, जबकि LIC की हिस्सेदारी 48% है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC, इसकी हिस्सेदारी 48% थी और बीमा कंपनियों की जो अदर मतलब हमारी प्राइवेट बीमा कंपनी है उन्होंने 52% इसमें बीमे किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह योजना केंद्र सरकार पूरे देश में 1 मार्च 2020 से लागू करने जा रही है। कथन नंबर 2 है यह योजना लागू होने के बाद कोई भी कार्ड धारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत किसी भी राज्य की राशन की दुकान से सामान ले सकता है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है, आपको चुनना है। ऑप्शन 1 है केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन 2 है केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन 3 है कथन 1 या 2 दोनों सही हैं और ऑप्शन 4 है कोई भी कथन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर है केवल कथन 2 सही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड जो काफ़ी अच्छी योजना होगी भविष्य में, केंद्र सरकार पूरे देश में 1 जून 2020 से लागू करने जा रही है, ना कि जैसा प्रश्न में दिया हुआ था मार्च से। ये होगी 1 जून 2020 से लागू होगी। और यह योजना लागू होने के बाद कोई भी कार्ड धारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत किसी भी राज्य की, ये सबसे खास बात यहाँ पर ये होगी कि किसी भी राज्य की दुकान से सामान ले पाएगा। अभी क्या होता है कि जिस जगह रहते हैं जो अलॉट रहता है सिर्फ वहीं से ही ले सकते हैं, लेकिन जब ये पूरे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जब चालू हो जाएगी तो उसके बाद जो कार्ड धारक हो किसी भी राज्य की राशन की दुकान से सामान ले सकता है। अब यहाँ पर एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना है और दूसरी एक योजना पहले आई थी, उसका नाम था एक राष्ट्र और एक कार्ड योजना। एक राष्ट्र और एक कार्ड योजना। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में है या एक राष्ट्र एक कार्ड योजना के बारे में है। अब एक राष्ट्र एक कार्ड योजना जो थी वो थी
यहाँ पर क्या किया था कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो है वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जो एक राष्ट्र एक कार्ड योजना थी उसे नाम दिया गया था नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, NCMC, या ठीक है NCMC कार्ड नाम दिया गया था। और उस कार्ड का उपयोग जो था वो किया जा सकता था बस का किराया, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, रिटेल खरीदारी व नगद निकासी के लिए किया जा सकता था। और राशन कार्ड का जो है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी राज्य की राशन की दुकान से सामान ले सकने के लिए। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अभी GST परिषद की 38वीं बैठक में लॉटरी पर लगने वाले कर की दर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि 38वीं बैठक की बात की जा रही है अभी जो हुई है, तो उसमें लॉटरी पर लगने वाले कर को कितना, जो कर की दर थी उसे कितना किया गया है, 12%, 18%, 28% या 36%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 28%। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DRDO। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये यहाँ से आपकी एक शॉर्ट फॉर्म भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। उसके द्वारा अभी हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से 19 दिसंबर 2019 को कौन से मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया गया है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पिनाक, नंबर 2 दूसरा है भेदक, और नंबर 3 है फाल्कन, और नंबर 4 है ड्रैगन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पिनाक। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ये क्या किया है कि उड़ीसा के बालासोर स्थित चांदीपुर रेंज से 19 दिसंबर 2019 को पिनाक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया था। और जो पिनाक मिसाइल सिस्टम है उसको जो है बनाया है वो है पुणे के अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE और हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DRDL ने मिलकर तैयार किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिसाइल सिस्टम है उसका नाम ध्यान रखना है आपको, पिनाक। और यहाँ पर उड़ीसा के बालासोर में चांदीपुर रेंज से 19 दिसंबर 2019 को इसका परीक्षण किया गया था। और बनाया किसने है ये, ARDE और DRDL ने, ठीक है। जो ARDE है वो पुणे में स्थित है और जो DRDL है वो हैदराबाद का है यहाँ पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में कौन सा देश अपना नया संविधान बनाकर 40 वर्ष के बाद देश में पहला प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर होंडुरास, दूसरा है जॉर्डन, तीसरा है सीरिया और चौथा है क्यूबा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है क्यूबा। क्यूबा में क्या है कि 40 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री का पद बहाल होगा। अब 40 वर्ष के बाद पहला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है जिसे राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो है मिगेल डियाज कैनल। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। और क्यूबा के नए संविधान के अनुसार क्या ज़रूरी है कि राष्ट्रपति के द्वारा नामित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम पर संसद की मोहर, मतलब जब संसद अपनी मोहर लगाएगी राष्ट्रपति के द्वारा जो नामित प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा तब जाकर के वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो पाएगा। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि जो क्यूबा है, क्यूबा की मुद्रा, देखिए क्यूबा की मुद्रा है क्यूबाई पैसो और इसे CUPV बोलते हैं, क्यूबन पैसो इंग्लिश में कहा जाता है। और क्यूबा की राजधानी है हवाना, ठीक है, हवाना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 दिसंबर 2019 को भारत तथा अमेरिका के बीच कहाँ पर 2+2 स्तर की वार्ता संपन्न हुई है, ठीक है। अब ऑप्शन है इसके कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है वाशिंगटन। अब देखिए 19 दिसंबर 2019 को भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर, ये हैं भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर, तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब देखिए आप याद करते रहिए, वैसे तो आपको याद होना चाहिए इतना तो, लेकिन फिर भी यदि किसी को नहीं पता है तो वो याद करते रहें। भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो हैं S जयशंकर,
भारत के रक्षा मंत्री जो हैं वो हैं राजनाथ सिंह, इधर हैं ये। और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पेम्पियो, ये हैं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पेम्पियो। और रक्षा मंत्री हैं मार्क एस्पर, ये हैं मार्क एस्पर। जहाँ जहाँ पर तीर मैं लगाता जा रहा हूँ नाम के साथ साथ, इनके बीच में 2+2 2+2 स्तर की वार्ता अमेरिका के वॉशिंगटन में संपन्न हुई है। और यह वार्ता दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में होती है। और इससे पहले जो वार्ता हुई थी वो हुई थी, पहली वार्ता थी वो अपने भारत में हुई थी, नई दिल्ली में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 दिसंबर 2019 को जारी किए गए फोर्ब्स मैगजीन के आंकड़ों के अनुसार भारत में कमाई और लोकप्रियता के मामले में प्रथम कौन है? अब यहाँ पर ऑप्शन है सलमान खान, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरे हैं अक्षय कुमार और चौथे हैं पीवी सिंधु। आपको यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि भारत में कमाई और लोकप्रियता के मामले में प्रथम कौन है। तो देखिए इसका सही उत्तर है विराट कोहली। क्यों? अब बढ़ते हैं इसके बारे में, जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो हैं विराट कोहली, उन्होंने कमाई और लोकप्रियता दोनों के मामले में बॉलीवुड स्टार्स सलमान खान को पीछे करते हुए प्रथम स्थान पर वो आ गए हैं। मतलब जो पहला नंबर है वो है विराट कोहली का। और फोर्ब्स के अनुसार विराट कोहली की जो कमाई है वो है 252.72 करोड़ रुपए, और इसके साथ ये प्रथम स्थान पर है। जबकि दूसरे नंबर पर हैं अक्षय कुमार, और इनकी जो कमाई है वो है 293.25 करोड़ रुपए, और ये है दूसरे स्थान पर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अक्षय कुमार की जो कमाई है वो विराट कोहली से ज़्यादा है, फिर ये दूसरे स्थान पर कैसे? तो देखिए अक्षय कुमार की कमाई ज़्यादा है, ठीक है, अक्षय कुमार की ज़्यादा कमाई है, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है वो विराट कोहली से कम है। तो इसी वजह से, मतलब ज़्यादा कमाई लेकिन लोकप्रियता कम होने की वजह से विराट कोहली जो अक्षय कुमार हैं वो पीछे हैं, और विराट कोहली जो हैं वो आगे निकले हुए हैं, क्योंकि विराट कोहली की लोकप्रियता अक्षय कुमार से काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पर हैं सलमान खान, जिनकी कमाई है 229.25 करोड़ रुपए, ठीक है। और 100 हस्तियों की सूची में, भारत की जो 100 हस्तियों की सूची बनाई गई थी उसमें 30 महिलाएं थीं, ठीक है, 30 महिलाएं थीं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित हुआ है। कथन नंबर 2, महाभियोग का सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। कथन नंबर 3, महाभियोग के कारण पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को अपना पद छोड़ना पड़ा था। अब आपको देखना है कि इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं या कौन सा जोड़ा सही है। तो मतलब देखना उपरोक्त कथन में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं। ऑप्शन 1 है केवल कथन 1 व 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 व 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 सभी 1, 2 व 3 सही हैं। और 4 कोई भी कथन सही नहीं है। तो अब देखिए इसका जो सही उत्तर है वो बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर 2, केवल कथन 1 व 2 सही हैं। क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इन्हें तो सब जानते होंगे। और इन पर अभी क्या है, महाभियोग का प्रस्ताव पारित हुआ है। अब महाभियोग का जो सामना करने वाले हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, तीसरे राष्ट्रपति। तो कथन नंबर 2 भी सही हुआ। और जो तीसरा ऑप्शन था महाभियोग के कारण अभी तक अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना नहीं पड़ा है, मतलब किसी भी राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना नहीं पड़ा है। अब देखिए ये 3 राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग अब तक चलाया गया है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग चलाया गया था वो थे एंड्रयू जॉनसन, और उसके बाद बिल क्लिंटन, और नंबर तीसरे पर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 दिसंबर 2019 को भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव ने किस टीम के खिलाफ हैट्रिक लिया था, ठीक है। इसके ऑप्शन हैं पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश
या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो जो क्रिकेट से संबंध रखते हैं ज़्यादातर को सबको पता ही होगा, ये इसका सही उत्तर है वेस्ट इंडीज। तो देखिए वेस्ट इंडीज़ के साथ इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है हैट्रिक लेने के बाद, क्योंकि देखिए भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव ने 18 दिसंबर 2019 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने हैं, पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हैट्रिक ली है। और साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले भी ये पहले भारतीय गेंदबाज बने, ये हैं कुलदीप। और कुलदीप जो है पहले गेंदबाज बने हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लिए, भारतीय गेंदबाज, मतलब पहले भारतीय गेंदबाज। अब कुलदीप की जो इससे पहले जो हैट्रिक थी वो थी 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये इन्होंने कोलकाता में ली थी। अब यहाँ पर अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में भारत के लिए अब तक सिर्फ एक हैट्रिक ली है, वो ली है किन्होंने, एकता बिष्ट ने, और वो ली है T20 फॉर्मेट में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 19 दिसंबर 2019 में जारी की गई फीफा रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कितनी है? यहाँ पर भारत की रैंकिंग कितनी है? ऑप्शन है 104, 106, तीसरा 108 या 109। तो इसका सही उत्तर है 108। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 19 दिसंबर 2019 को 108वें स्थान पर आ गई है, 108वें स्थान पर, जबकि अक्टूबर 2019 की बात की जाए तो इनका स्थान था 104वां। मतलब 19 दिसंबर 2019 को आ गए 108 पर, 4 स्थान खिसक गए। और भारतीय टीम की एशिया में अगर रैंकिंग की बात की जाए तो वो है 19वीं। ठीक है, अब एशिया में जो प्रथम स्थान पर है वो है जापान। ठीक, और जापान की ओवरऑल अगर रैंक की बात की जाए तो वो है 28वीं। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं 19 दिसंबर 2019 की। ठीक, अब उसके बाद अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान पर है बेल्जियम, और दूसरे स्थान पर है फ्रांस, और तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 19 दिसंबर 2019 को 108वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि अक्टूबर 2019 में इसका स्थान था 104वां। और भारतीय टीम की एशिया में रैंकिंग है 19वीं। एशिया में प्रथम स्थान पर कौन है? जापान, और ओवरऑल रैंकिंग जापान की कितनी है? 28वीं। विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? बेल्जियम, दूसरे स्थान पर कौन है? फ्रांस, तीसरे पर है ब्राज़ील। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है आज का सवाल। मतलब इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा, और ये करंट अफेयर्स से भी नहीं है, ये है जीके, जनरल नॉलेज से, और आपको इसका उत्तर देना है कमेंट के माध्यम से। तो सवाल है, नीलगिरी पर्वत का विस्तार निम्न में से कौन से राज्य में नहीं है? नीलगिरी पर्वत का विस्तार कौन से राज्य में नहीं है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक, और डी है आंध्र प्रदेश। तो आप कमेंट के माध्यम से सबसे पहले तो आप अपनी राय दीजिए वीडियो के बारे में, और दूसरा अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं, और सबसे पहले जो आपको करना है वो देना है इस सवाल का जवाब। ठीक है, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। और इसके साथ साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपको इस वीडियो में जो हमने क्विज़ दिखाया है, अगर आपको ये क्विज़ अटैम्प्ट करना है तो आप हमारी वेबसाइट से अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो है TEST टेस्ट, TEST.YUVAYAN.ORG। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर के टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत हमारे फ्री टेस्ट हैं, और आप उन सबको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। NCERT की टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, आप वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये जो है ये T है, T फॉर टेस्ट। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।